और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। संदीप जी, इंडिया एट हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अवनीश त्यागी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल तीनों राज्यों में राज्यसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग हुई। बात पहले उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो जादुई आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी को चाहिए वो 296 वोटों का चाहिए, लेकिन उनके पास अगर प्रथम वरीयता की बात करें तो 285 वोट होंगे। लेकिन इसी बीच सुबह बड़ी खबर सामने आई, समाजवादी पार्टी के 5 विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं और उसके बाद खबर यह आ रही है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। सबसे पहला सवाल मेरा इसीलिए अवनीश त्यागी जी आपसे है, जब आपके पास 7 राज्यसभा सीटों को जिताने का आंकड़ा आपके पास था, 8वां उम्मीदवार आपने उतार दिया सेठ साहब को, उसके बाद रोमांचक मुकाबला हो गया। आपको क्या लगता है कि जो लोग समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो मतदान की जो आशंका जताई जा रही है, अगर वो ऐसा करते तो क्या उनको बीजेपी में जगह मिलेगी? अब त्यागी जी देखिए गौरव जी, ये तो बात की बात है जी। अभी तो चुनाव हो रहा है जी वोटिंग हुआ है, क्योंकि शाम को होने जी और भारतीय जनता पार्टी में जो 8वां उम्मीदवार उतारा गया है वो निश्चित रूप से इसीलिए उतारा गया है कि वो जीतने की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इनकी नीतियों के प्रति जो जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, उससे साफ बिल्कुल ये जाहिर हो रहा है कि लोग, जनता ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी से सहमत। वो सहमति ऐसी है जो चुनाव में दिखेगी, राज्यसभा में भी दिख रही है, आने वाले लोकसभा चुनाव में। अशोक जी, अवनीश जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से प्रभावित होकर के ही चंडीगढ़ में जो अनिल मसीह नाम का जो इनका अधिकारी था, उसने बैलेट पेपर लूटने का काम किया था। तो इनकी नीति और रीति को जो भी मानता है, कमोबेश वो इसी तरह के क्रियाकलापों को अंजाम देने का काम करता है। रह गई बात हमारे कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग की, तो ये एक तरह का लिटमस टेस्ट था लोकसभा चुनाव के पहले का, और हमें इस बात का कोई दुख नहीं है कि ऐसे मतलब गीदड़ टाइप के हमारे जो लोग थे, जो शेर की खाल ओढ़ के समाजवादी पार्टी में छुपे हुए थे, कम से कम एक बेनकाब हुए। और देखिए, जो पार्टी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में किसी महिला का चीरहरण करवा सकती है, चंडीगढ़ के चुनाव में बैलेट लुटवा सकती है, और राज्यसभा जैसे बड़े चुनाव में, लेकिन अब तो अशोक जी सवाल यही है, लेकिन अब तो आप ही के पार्टी के विधायक गए हैं ना, आप ही के पार्टी के विधायक मनोज पांडे जी की अगर बात की जाए तो मनोज पहले से भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की जो है खिलाफत करते हुए नजर आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये तो पहले से भी लग रहा था ना। गौरव जी देखिए, मनोज पांडे जैसा व्यक्ति जो एक तरह से पीठ में छुरा घोंपने का काम किए, तो इस तरह के डीएनए वाले व्यक्ति हर कालखंड में आपको मिलेंगे। वो मुगल कालीन कालखंड में भी मिलेंगे, ब्रिटिश कालीन कालखंड में भी ऐसे लोगों का आपने देखा होगा इतिहास में कि ऐसे लोग सत्ता हासिल करने के लिए, सत्ता के नजदीक रहने के लिए, कुछ भी बड़ा से बड़ा भी किसी को धोखा देना हो वो धोखा देने का काम किए हैं। तो ऐसे लोग इतिहास में भी पाए जाते थे, वर्तमान में भी पाए जा रहे हैं, भविष्य में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोग को शुभकामना देते हैं कि ठीक है, कम से कम लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे लोग बेनकाब हो गए। और देखिए, इतनी बड़ी आताताई सत्ता, इससे लड़ने के लिए जिगर चाहिए, और जिगर मनोज पांडे जैसे लोगों के पास नहीं हो सकता, या राकेश प्रताप सिंह जैसे लोगों के पास से जिगर नहीं हो सकता। ये लोग गीदड़ जैसे स्वभाव के लोग हैं, और गीदड़ जो है हमारे पार्टी में शोभा नहीं देते। हमारी पार्टी के पास जो भी नेता हैं वो शेर जैसा भी उनका बिहेवियर है, और मजबूत कलेजे वाले लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आताताई शासन से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग लोकसभा के चुनाव में देखेंगे आप 80 हटाओ भाजपा, 80 हटाओ भाजपा हटाओ के नारा को फलीभूत करने जा रहे हैं जमीन पे। इसका जवाब हम अवनीश जी से लेंगे, लेकिन लगातार हमारे साथ संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल ले लेते हैं। संदीप जी, साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अवनीश जी कि भाजपा की रीति और नीतियों से प्रभावित होकर जो है वो विधायक समाजवादी पार्टी के जो है वो बीजेपी के पास गए हैं। बीजेपी साफ तौर पर, समाजवादी पार्टी साफ तौर पर ये बात कह रही है कि 80 में से 80 जीत का जो रथ बीजेपी लेकर चल रही है, उसे रोकने के लिए
शेर जैसा कलेजा होना चाहिए, जो मनोज पांडे जैसे लोगों के पास नहीं था। ये बयान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दिया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं राजनीतिक दृष्टिकोण से कि राज्यसभा में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हो रही है, जैसी खबरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सपा कमजोर हो रही है। किस तरीके का समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर के, आज से क्या कयास लगाए जा सकते हैं? संदीप जी। देखिए गौरव जी, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि वो पार्टी की रीति नीति से बंधे हुए हैं, और बीजेपी के अपनी तरीके से बात रखी जी। लेकिन ये भी हमें सोचना चाहिए कि हम किसी को कह दे कि कोई आस्तीन में घुसा हुआ सांप था या खाल बदला हुआ था। देखिए, राजनीति का हिस्सा है। खुद जो के मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके चाचा शिवपाल यादव, क्या उन्होंने खाल पहनी हुई थी? वो भी उनको छोड़ करके चले गए थे। खुद अखिलेश जी की जो भाई की वाइफ है अपर्णा यादव, वो बीजेपी में है। तो ये राजनीति में एक अपॉर्चुनिटी और मौके होते, देखिए सबको राजनीति करनी है, कोई सपा से राजनीति कर रहा है, कोई बीजेपी से राजनीति कर रहा है। आज लोगों के पास मौका है कि वो सत्ता के साथ काम कर सकते हैं अपने लोगों के लिए। एक्चुअली गौरव जी, हर कोई विधायक बना है, सांसद बना है, वो इसलिए बना है कि उसे अपने एरिया में काम कराना है, लोगों के साथ जाना है, और उनकी अपनी सरकार नहीं बनी। और आज वो उस विचारधारा से प्रभावित होकर अगर वो सरकार के साथ चला जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें ऐसी बात कहनी चाहिए कि वे आस्तीन के सांप थे या वो गद्दार थे। वो वहां पर भी राजनीति कर रहे हैं, वो वहां पर भी एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य बनेंगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनकी एक रणनीति है समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस का, जो आपने गठबंधन देखा, इससे भी समाजवादी पार्टी के लोगों में रोष है। और जिस तरीके से राम मंदिर में जाने की बात थी, वहां पर भी ये लोग नहीं गए, बचते नजर आए, उससे भी लोगों में रोष है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के, आपने देखा होगा आरएलडी जैसा गठबंधन उनको छोड़ करके चला गया, जो पार्टी थी अलग हो गई, वो भी बीजेपी में चले गए। तो अब किस किस को गठबंधन को आप गद्दार कहेंगे, किस किस को आस्तीन का सांप कहेंगे? तो ये एक राजनीतिक अपॉर्चुनिटी है। आज की तारीख में मुझे लगता है अगर उत्तर प्रदेश में वो योगी सरकार के साथ जाते हैं या केंद्र में कोई मोदी सरकार के साथ जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जा सकते हैं। और हाँ, हमें इसके लिए देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी रही, हम अपने विधायकों को क्यों नहीं रोक पाए। दूसरे के ऊपर उंगली उठाना आसान है, हमें ये पहले देखना है कि हमारे लोग हमें छोड़कर जा क्यों रहे हैं। जी, हमारे साथ लगातार अशोक जी बने हुए। अशोक जी, देखिए राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनको ये किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है। इन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो तटस्थ और सही कही हैं। अपर्णा यादव को लेकर इन्होंने जिक्र किया है, जो बात अपनी जगह ठीक है। आरएलडी को लेकर जिक्र किया, वो बात बिल्कुल ठीक है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब राहुल गांधी के साथ आप आए थे, उसके बाद जब अलग हुए तो अखिलेश यादव जी की जो बयानबाजी थी वो साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ देखने को मिली। अब एक बार फिर से आप साथ आ गए हैं। आपको क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो ये समीकरण बन रहे हैं, ये किस तरीके के समीकरण आपकी पार्टी की तरफ बनते नजर आ रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी एक वृक्ष है, और इस वृक्ष के ये जो लोग हैं ना, सूखे पत्ते, ये सूखे पत्ते जो पतझड़ में झड़ जाते हैं, इसी तरह के ये लोग सूखे पत्ते थे, झड़ गए। हमको अपने वृक्ष को मजबूती देने का काम करना है, और ये जो वृक्ष हमारा समाजवादी पार्टी का है, इसमें हमारा जो पीडीए का आंदोलन है, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि देखिए पूरे देश में गौरव जी 2 तरह की विचारधारा है, और जो दूसरी विचारधारा है जो इस देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए प्रयासरत है, वो विचारधारा इंडिया गठबंधन के साथ है। अब ये छोटे मोटे जो विधायक जो जा रहे हैं, इनके जाने से समाजवादी पार्टी को लेश मात्र भी कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता की विचार, मैंने कहा ना, विचारधारा से जनता बधी हुई है। आप नेता खरीद सकते हैं, जनता को नहीं खरीद सकते हैं। जी अवनीश जी, अशोक जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं छोटे मोटे विधायकों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक बड़ा वृक्ष है। आपको पड़ता है? आपके पास आ गए हैं ये लोग? देखिए गौरव जी, मैं एक बात ये कहूंगा कि जो इशारा संदीप चौधरी जी ने किया कि अब सवाल समाजवादी पार्टी के भीतर है, वहां जो खलबली है और जो वहां नेतृत्व के प्रति सवाल उठ रहा है जी, वो एक बड़ा सवाल है, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी, और राजनीतिक हलकों, राजनीतिक हल्के में भी ये सवाल उठ रहा है कि एक नेता जो समाजवादी पार्टी की कमान संभाले हुए, वो लगातार चुनाव क्यों हार रहा है? वो जनता के चुनाव भी हार रहा है, वो जनप्रतिनिधियों के चुनाव भी हार रहा है, जनता का जो गठबंधन वो करता है वो टूट जाता है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी विधान परिषद में लाए गए वो भी उन्हें छोड़ भागे। किसी तरह से भी वो किसी को न जनता को जोड़ पा रहे हैं, न संगठन को जोड़ पा रहे हैं, न परिवार को जोड़ पाए जी। ऐसे में नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व फेल हो चुका है,
लगातार फेल हो रहा है। 2012 में माननीय मुलायम सिंह ने उनको याद दिला दी थी, चाहे सीट दिलाती थी और मुख्यमंत्री बनवा दिया, परंतु उसके बाद से हार का जो सिलसिला जारी है, जनता से जो दूरी का सिलसिला जारी है, और 2012 से लेकर 17 तक का जो काला जो कुशासन, जो काला राज्य, जो काला जंगल राज्य जो जनता ने उत्तर प्रदेश की ने देखा, वो जनता अभी भूल नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश की महान जनता समाजवादी पार्टी को अपने साथ नहीं लाना चाहती, अपने सामने नहीं लाना चाहती, वो सत्ता में नहीं लाना चाहती है। ये बार बार सिद्ध हो रहा है, हर बार चुनाव में सिद्ध हो रहा है, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधायक के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या राज्यसभा विधान परिषद के चुनाव। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को सवाल सोचना चाहिए, समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि उसके भीतर ये कहा हूं, और केवल कुंठा भरी बातें कहकर, केवल डिबेट में इस तरह की बातें कहकर किसी को विभीषण करके ये आंख मूंदना है शुतुरमुर्ग की तरह, जो अच्छा नहीं है। ये उनका भविष्य अंधकार में है। समाजवादी पार्टी अपना चिंतन करे, वो देखे कि उनकी नीतियां, वो परिवारवादी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बना ली है उन्होंने, जिसको पीडीए कह रहे हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, वो तो अवनीश जी वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। तलाशना होगा। केवल देश और जनता, पूरा देश और जनता अब माननीय मोदी जी की ओर देख रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा हो रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास, वो फलीभूत हो रहा है और देश नई तरह की राजनीति की तरफ बढ़ गया है। अब उस जो परिवारवादी राजनीति करने वाले थे वो अब दूर दूर तक साथ हो गए हैं। इसलिए सपा अपने अंतर मन में झांके, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाए। अवनीश जी, साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और आपने गठबंधन में भी देखा 17 सीट कांग्रेस को दी है, बाकी अपने पास रखी हैं, और अपने पास जो सीटों जिनकी घोषणा की है उनमें ज्यादातर पीडीए का ध्यान रखा गया है। आप कह रहे हैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पिछड़ों के, दलितों और अगड़ों के साथ हैं। देखिए गौरव जी, वो क्या कह रहे हैं, जनता के लोकतंत्र में जनता की जो मानती है, जो जनता का भरोसा होता है, जो जनता की राय होती है, वो सर्वोपरि होती है। और जनता बार बार बता रही है कि अखिलेश यादव पर कोई भरोसा अब जनता को नहीं रह गया जी, ना गठबंधन के सहयोगियों को रह गया है। अशोक यादव जी बैठे हैं यहाँ, वो ये बताएं यादव जी कि क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य उनके भीतर छोड़ के भाग गए। अवनीश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो जिनको विधान परिषद बनाया था, माफी के साथ आपको, अवनीश जी माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, वापस लौटेंगे आपके पास। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। तीनों मेहमान कहीं नहीं जाए, हमारे साथ लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहे राज्यसभा के चुनाव को लेकर के चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था, 37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर। 55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास। मैंने अपना एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना एनपीएस नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा एनपीएस अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माई न्यू कंपनी। एनपीएस किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहाँ मैं वहाँ मेरा एनपीएस अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में राज्यसभा को लेकर मतदान लगातार जारी है
और उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8वें उम्मीदवार को उतारकर, बिल्डर संजय सेठ को मैदान में उतारकर इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। इसी पर हमारे साथ लगातार चर्चा में हमारे अतिथि बने हुए हैं, उनसे चर्चा करें किस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत हिमाचल और कर्नाटक में जो सियासी गणित राज्यसभा के चुनाव के जरिए देखने को मिला। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर असर डालेगी। इसको लेकर के लगातार हमारी जो चर्चा है वो जारी है। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी लगातार बने हुए। त्यागी जी, आपका जो सवाल था वो आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक जी से कीजिए आप। जी देखिए, इन्होंने कई सवाल पूछे हमारे भाजपा के साथी ने। जी, पहला उन्होंने कहा कि 2012 से 17 तक का ये कालखंड जो है काला अध्याय था। आपको पता होगा 2012 से 17 के बीच में जो उत्तर प्रदेश के लिए गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एरा कर सकते हैं आप, जिस गोल्डन एरा में हमने डायल 100 जैसी विश्व स्तरीय पुलिस सेवा दिया था, जिस एरा में हमने डायल 102, 108 जैसी एम्बुलेंस सेवा दिया था, जिसने हमने लैपटॉप दिया था, हमने वर्ल्ड लेवल का एक्सप्रेसवे दिया था। लेकिन आज 2017 के बाद से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आवारा जानवरों का जिस तरह से झुंड इधर उधर घूम रहा है, लोग आए दिन सड़कों पे हताहत हो रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि हमने जो स्मार्ट यूपी बनाया था उसको इन्होंने चिड़ियाघर में तब्दील कर दिया है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि परिवारवाद। आप भी बताइए कि आपने जय शाह को कहीं आईपीएल में खेलते हुए देखा होगा? शायद मुझे लगता है गौरव जी, आईपीएल या किसी क्रिकेट स्टेडियम में आपने देखा होगा कोई मैच खेलते हुए। अगर वो परिवारवाद नहीं है तो मुझे लगता है कि इनका परिवारवाद के चश्मा में कोई प्रॉब्लम है, उसका नंबर चेक करवा ले। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़ के चले गए। आप ये बताइए, यही सवाल तो आपसे भी बनता है कि 2022 में क्यों वहां से छोड़ के हमारे यहाँ आए? देखिए, ऐसे जो चरित्र वाले लोग होते हैं इनका इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब है। देखिए अशोक जी, अगर आपने सवाल किया है तो जवाब ले लेते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए थे। अवनीश जी, ये सवाल तो आप पर भी बनता है। नहीं गौरव जी, वो गए थे, मैं ये कह रहा हूँ लोग आते जाते रहते हैं जी, परंतु जो भारतीय, आप जब औसत ही देखोगे, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जुड़ा वो आज तक जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो छोड़ कर गए। समाजवादी पार्टी अपना देखे कि कितने गठबंधन तोड़ दिए उन्होंने, कितने उनके साथी छोड़कर चले गए। समाजवादी पार्टी देखे कि जो 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी, वो 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में बनी थी, वो फिर दोबारा क्यों बन गई? जो एक दूसरे को गालियां देते थे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, फिर वो एक साथ क्यों जुड़ गए? ये जो जोड़ तोड़ और तालमेल का और ये जो इस तरह से अवसरवादी नीतियों का जो प्रयोग किया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा, ये सफल नहीं होने वाला। मैं फिर दोबारा आपसे बता रहा हूं कि जो अशोक यादव जी कह रहे हैं कि वो जो मैं जिसको काला खंड बता रहा था, काला अध्याय बता रहा था उत्तर प्रदेश के इतिहास का 2012 से लेके, वो जो दंगों का इतिहास था, उसको मैं बता रहा हूं कि वो लोकतंत्र में जनता उसको नकार देती है। एक और लास्ट लोकतंत्र में जनता की राय ही सर्वोपरि होती है। जी अवनीश जी, 60 सेकंड में लोकतंत्र में जी अवनीश जी माफी के साथ, जब वो जनता उसको नकार रही है, 2012 से लेकर 17 तक का कालखंड, उसको जनता नहीं देखना चाहती, दोबारा नहीं जाना चाहती, इसलिए अखिलेश को नहीं बुला रही है। अखिलेश के तमाम प्रयोग फेल हो रहे हैं। वो कभी बसपा से करते हैं, कभी इससे करते हैं। सत्ता में आने के लिए छटपटाहट उनके भीतर बहुत बढ़ रही है, परंतु जनता स्वीकार नहीं रही है। और 2022 में जो चमत्कार हुआ है कि 37 साल बाद कोई सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ लौटी है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ की लौटी है, और वो अपने काम के बल पे लौटी है। वो काम के बल पे लौटी है, डबल इंजन सरकार अपने काम के बल पे लौट रही है। और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लास्ट में मैं संदीप चौधरी जी आपसे आखिरी 60 सेकंड में टिप्पणी लेना चाहता हूं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच आपस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और यहां भी दौर हमें देखने को मिल रहा है, आपको क्या लगता है कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजों, सूत्रों के हवाले से जो नतीजे सामने आ रहे हैं और जो हवा दिख रही है, उससे किस पार्टी को ज्यादा फायदा मिल सकता है? 60 सेकंड में आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। आखिरी सवाल। देखिए गौरव जी, मुझे लगता है जिस तरीके का अभी हमें व्यू दिखाई दे रहा है, चाहे वो आप हिमाचल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, हर जगह जो फायदा दिखाई दे रहा है मुझे, वो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है जाता हुआ। क्योंकि चारों तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे राजनीतिक दल हो वो भी एनडीए की तरफ भाग रहे हैं, चाहे विधायक हो वो भी एनडीए की तरफ भाग रहे हैं, चाहे सांसद हो वो भी एनडीए की तरफ भाग रहे हैं। और आप देख रहे हैं काफी समय से रोजाना बीजेपी ज्वाइन करने के लिए
तांता लगा हुआ है अलग अलग दलों का, अलग अलग नेताओं का, तो इनसे एक रुझान बनता है कि इलेक्शन के पहले जिस पार्टी को लोग ज्वाइन करने लगते हैं उस पार्टी का पक्ष भारी हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक यादव जी आपके बहुत बहुत आभार, और अवनीश तिवारी जी त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। राज्यसभा से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए सिर्फ इंडिया अहेड हिंदी। नमस्कार।